ताईजान प्लीज दरवाज़ा खोलें। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं मर जाऊंगी। मैं आइंदा से कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज़। कपकपाते हाथों से लोहे के बेरहम दरवाजे को पीटते हुए वह लगातार मिन्नतें कर रही थी। पिछले 1.5 घंटे से वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी और अब तो उसकी टांगें भी जवाब देने लगी थीं। रो रो कर उसका गला बैठ चुका था और अब तो यह हाल था कि वह पूरी कुव्वत से चिल्लाकर ताई जान को पुकारती, तब भी बमुश्किल सरगोशी जैसी आवाज़ उसके गले से निकल रही थी। बिजली एक दफ़ा फिर पूरी कुव्वत से कड़की तो वह उछल कर मुड़ी थी। खौफ से उसकी रंगत सफ़ेद पड़ गई। तारीख सड़क पर एक लम्हे के लिए रोशनी फैली थी और एक दफ़ा फिर अंधेरा छा गया। वह उस गेट के सामने से क्यों नहीं हिल रही थी, क्योंकि गेट के दोनों तरफ लगे पोल्स की जर्द रोशनी से एक छोटा सा टुकड़ा रोशन हो रहा था। यह सरमद अली शाह की कोठी थी। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के बीचों बीच घिरी हुई एक वसीया व अरीज कोठी, जिसके बाहरी दरवाजे के सामने खड़ी वह अपने ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगत रही थी। ताईजान, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। मुझे डर लग रहा है। बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। वह एक दफ़ा फिर गिड़गिड़ाई थी। उसके वजूद में ठंडक उतरने लगी थी। आसमान से मुसलसल बरसती बारिश की बूंदें सुइयों की तरह उसके वजूद में गड़ती जा रही थीं। यह तूफान उसकी जिंदगी में आज पहली बार नहीं आया था। इस तूफान ने उसे हमेशा ही बर्बाद किया था। खराब मौसम, मूसलाधार बरसती बारिश और बार बार कड़कने वाली बिजली ने अरमीना को अपने अंदर सिमटने पर मजबूर कर दिया था। दरवाज़ा पीट पीट कर वह थक चुकी थी। अब तो वह मायूस भी होने लगी थी। चेहरे पर बिखरते आंसू बारिश के पानी में घुल मिल रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखों में खौफ, दहशत, परेशानी, दुख। क्या कुछ न था। अपने लरजते हुए वजूद को समेटते हुए वह पलटी थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? ताईजान ने दरवाज़ा नहीं खोला। वह जानती थी उसकी ताई अनवरी बेगम ऐसी ही थी। सख्त दिल और दुनिया की कोई चीज़ उनके सख्त दिल को मोम नहीं कर सकती थी। खासकर अरमीना अली शाह के मामले में उसने बेबसी से अपनी पलकें भींचीं। बिजली एक दफ़ा फिर कड़की, तारीख गली एक पल के लिए रोशन हुई। वह बेजार होकर 2 कदम पीछे हटी। मैं रात के इस पहर कहाँ जाऊंगी? अभी तो बारिश हो रही है। कोई अपने घर से नहीं निकला हुआ। अगर कोई गलत इरादे वाला आदमी आ गया तो वह बेशाख्ता खौफजदा हुई। दरवाजे के उस पार कोई नहीं था। चौकीदार भी न जाने कहाँ जाकर सो गया था कि उसकी इतनी बार दरवाज़ा पीटने पर भी दरवाज़ा खोलने नहीं आया था। शायद उसे अनवरी बेगम की तरफ से खास हिदायत थी। वह अपने टुकड़ों पर पलते देवर की औलाद को बर्दाश्त करने से कासिर थी। अचानक ही वह चौंकी। अंदर से पांव घसीट कर चलने की आवाज़ आ रही थी। शायद उसकी आह और बकाह सुनकर किसी को रहम आ गया था। एक दफ़ा फिर वह पूरी कौवत से दरवाज़ा पीटने लगी। खटाक की आवाज़ से छोटा गेट खुला और चौकीदार ने अपना सर बाहर निकाला। वह नींद खराब होने पर बुरी तरह से तैश में था। अरमीना की हैसियत इस घर में क्या थी, वह इस बात से वाकिफ था। खुदा के लिए लाला, मुझे अंदर आने दें। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश है। मैं रात के इस पहर अकेली बाहर नहीं खड़ी हो सकती। आप प्लीज़ कुछ तो समझें। वह अचानक बिलक बिलक कर रोने लगी। चौकीदार ने एक बेजार निगाह उस पर डाली। बेगम साहिबा ने कहा है कि तुम्हें अंदर नहीं आने देना। अब तुम यहाँ खड़ी होकर शोर मत मचाओ और जहाँ दिल करे वहाँ जाओ। चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सुबह से पहले यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। चौकीदार ने बेहिस अंदाज में जवाब देते हुए खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दरवाजे की चोट अरमीना के दिल पर पड़ी। वह तनख्वाह अनवरी बेगम से लेता था तो उसी का वफादार था। उससे भला अरमीना से हमदर्दी करके क्या लेना था। अरमीना की टांगों से जान निकलने लगी। मौसम की सख्ती अब अपना असर दिखा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे ज़मीन और आसमान उसके सामने घूमने लगे हों। मुसलसल बरसती तबड़तोड़ बारिश में कोई कमी नहीं आ रही थी। अरमीना ने बेबसी से अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे। मैंने चोरी की है। आज एक और इल्ज़ाम लग गया मुझ पर। ताईजान ने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि भला मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। वह बेबसी से सोचती पलटी थी। उसका हरा रंग का लिबास भीगकर जिस्म से चिपक गया था। लंबे बाल गर्दन और पीठ पर बिखरे हुए थे। उसकी रंगत खौफनाक हद तक सफ़ेद पड़ रही थी। शायद वह बेहोश होने के करीब थी। बैनिश ने ताईजान की अलमारी में से पैसे चुराए और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। और ताईजान ने भी तहकीक करना ज़रूरी नहीं समझा। उन्हें पता जो था, बेटी के मुकाबले में मुझ पर इल्ज़ाम रखना ज़्यादा आसान है। उसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कान बिखर रही थी। बेख्तियार सर उठाकर आसमान की जानिब देखा, जैसे अपने मर जाने वाले वालदैन से शिकवा कर रही हो, मगर वहां से कोई जवाब नहीं आता था। लड़खड़ाते कदमों से वह गली पार करने लगी थी। न जाने वह कितनी देर चलती रही, शायद आधा घंटा या 15 मिनट, मगर अरमीना को लगा वह कई सदियों तक किसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। हर खटके, हर आहट पर वह बुरी तरह से चौंक जाती, मगर अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। शायद यही वजह थी कि सामने से आती तेज़ हेडलाइट्स को वह देख नहीं सकी। गाड़ी चलाने वाला भी शायद बारिश के सबब झुंझलाया हुआ था, इसीलिए सामने से आती लगातार बारिश में भीगती हुई मौजूदगी को देख नहीं सका।
यूं भी उसे कैसे अंदाजा हो सकता था कि रात के इस पहर एक 20 साल की लड़की अपने घरवालों के जुल्म और सितम से सताई हुई कोई पनाह तलाश कर रही थी। वह एकदम गाड़ी के सामने आई तो फ्रंट सीट पर बैठे अरशमन खानजादा की काली आंखों में बेयकीनी पसर गई। तेज हेडलाइट्स की रोशनी में उसका सरापा देखते ही उसने बेख्तियार ब्रेक पर पैर रखा था। तेज चरचराहट के साथ गाड़ी रुकी, मगर देर हो चुकी थी। गाड़ी ने अरमीना अली शाह के कमजोर पड़ते हुए वजूद को हिट किया था। वह उछलकर सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी। होश तो पहले ही जवाब दे रहे थे, गाड़ी की टक्कर ने उसके बचे हुए होश भी छीन लिए। वह आंखें मूंदते अंधेरे में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी जब गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अरशमन खानजादा बाहर निकला। तेज बारिश की बौछार ने उसे लम्हों में ही भिगो दिया था, मगर वह ऐसे मौसम से घबराने वाला नहीं था। जैकेट की जिप बंद करते हुए वह तेज तेज कदमों से उस बेहोश वजूद तक पहुंचा। कौन है यह? रात के इस पहर यह लड़की बाहर क्या कर रही है? वह परेशान हुआ। हाथ में पहनी घड़ी में उसने वक्त देखा। रात का 1 बज रहा था। वह उल्टे मुंह सड़क पर गिरी थी। माथे से खून बहकर बारिश के साथ पत्थरीली जमीन पर बह रहा था। अरशमन खानजादा ने बेइख्तियार उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया और एक पल के लिए वह साकित रह गया। यह चेहरा, यह नक्श वह पहचानता था। यह अरमीना अली शाह के थे, सरमद अली शाह की भतीजी, उसके छोटे भाई की बेटी। वह हौले से लड़खड़ाया। क्या किस्मत इतनी जल्दी भी मेहरबान होती है कि कोई दुआ इतनी जल्दी भी कबूल होती है? अरशमन खानजादा को यकीन न आया। उसके हाथों में वह चीज़ थी जिसके जरिए वह बाजी पलट सकता था, शतरंज के मोहरे बदल सकता था, अपने पुराने हरीफ, पुराने दुश्मन सरमद अली शाह को मात दे सकता था। उसके घर की एक औरत उसके कब्जे में थी। अरशमन खानजादा के चेहरे पर बेयकीनी पसर गई। तीखे नक्श और तीखे हो गए थे। आहिस्ता से झुककर उसने अरमीना की सांसें चेक की। वह बेहद मध्यम थीं। यह जिंदा है। एक शुक्र भरी सांस अरशमन खानजादा के होठों से निकली। तुम तो गए सरमद अली शाह, अब पुराने बदले चुकाने में आसानी होगी। मुझे अंदाजा है कि तुम अपने घर की इज्जत के मामले में किस कदर होशियार हो, और अब तुम्हारी इज्जत मेरे कब्जे में है। आहिस्ता ही उसने जमीन पर बेहोश पड़ी। अरमीना अली शाह को अपनी बाहों में उठाया। उसके नर्म जिस्म की गर्माहट अरशमन खानजादा की बाहों में उतरने लगी। सर्द मौसम में उसके आघोश में मौजूद इस बेहोश लड़की का हुस्न उसे घायल करने लगा था। हर दफा बिजली कड़कने पर वह उसे और वाजह नजर आती थी। अरशमन खानजादा ने अपना सर झटका। हौले से उसे कार की पिछली सीट पर रखते उसे याद आया जब पहली दफा उसने अरमीना को सरमद अली शाह की कोठी में देखा था। तब कोठी में कोई शादी थी और वह लाल रंग का खूबसूरत फ्रॉक पहने खामोशी से अपनी उंगलियां मसलते एक अलग टेबल पर बैठी थी। तब भी वह वेटर के भेष में सरमद अली शाह पर नजर रखे हुए था। शायद ये लड़की अलग थलग रहना पसंद करती है, मगर अब तो उसे अपने चाचा के किए हुए कर्मों की सजा भुगतनी ही होगी। धड़ से दरवाज़ा बंद करते हुए वह ड्राइवर सीट पर बैठा था। वह चेहरा, जहां पहले कोई तासुर नहीं था, अब वहां एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। वह खेल में उतरने वाला था और इस बार जीत उसकी ही होनी थी, क्योंकि उसके पास इस खेल का सबसे नाजुक मोहरा था। उसने पलटकर एक निगाह बेहोश अरमीना अली शाह पर डाली, जिसके होंठ नीले पड़ रहे थे। हाँ, मगर पहले मुझे इसे जिंदा रखना होगा। कहीं यह मर न जाए। कौन जाने यह आधी रात को घर से बाहर क्या कर रही थी? शायद किसी के साथ घर से भागने के लिए निकली हो। इस उम्र की लड़कियां बेवकूफ़ भी तो इंतहा की होती हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वह अपनी ही सोचों से उलझ रहा था और पिछली सीट पर होश व हवास से बेनियाज लेटी अरमीना नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी अब किस मोड़ पर दाखिल होने जा रही है। पूरे रास्ते वह यही सोचता रहा कि अपनी इस कामयाबी के मोहरे को लेकर वह कहाँ जाए। अरशमन खानजादा की काली आंखों में बेचैनी के साथ साथ उलझन भी थी। वह उसे अपने घर नहीं ले जा सकता था। उसे पता था कि शर्मीन बेगम इस लड़की को देखते ही यह भूल जाएंगी कि वह उनका बेटा है, और फिलहाल वह उनकी किसी नेकी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहले ही बहुत नेकियां कर करके उन्होंने सबको अपना दुश्मन बना लिया था। यही वजह थी कि वह 30 बरस का होने के बावजूद सिर्फ दुश्मनियां ही निभा रहा था। अभी तक उसे अपना घर बसाने का मौका नहीं मिला था, मगर अब मैं इस दुश्मनी को इसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ूंगा। मेरी माँ की आंखों में आए हुए आंसुओं का सारा हिसाब सरमद अली शाह को अब देना ही होगा। वह खौलते हुए सोच रहा था। आखिरकार उसने अपनी गाड़ी का रुख फार्म हाउस की तरफ मोड़ दिया। यही वह जगह थी जहां उसे कोई परेशान नहीं कर सकता था। वहां वह महफूज था। अपने इस मोहरे के साथ गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकी तो वफादार चौकीदार जल्दी से आकर दरवाज़ा खोलने लगा। साहब जी, ये कौन है? चौकीदार ने हैरत से पूछा तो अरशमन खानजादा ने एक सर्द नज़र से उसे देखा। वह समझ गया कि यह साहब का जाती मामला है। उसे अपनी राय नहीं देनी, सो वह चुपचाप आगे बढ़कर बेहोश अरमीना के जिस्म को गाड़ी से निकालने की कोशिश करने लगा। अंदर की तरफ जाते हुए अरशमन खानजादा ने मुड़कर यह मंजर देखा। न जाने क्यों उसे गहरी बेचैनी हुई। तुम पीछे हट जाओ, मैं खुद ही निकाल लूंगा।
वह एकदम आगे बढ़ा। बूढ़े चौकीदार को परे करते उसने आहिस्ता से अरमीना को गाड़ी से बाहर निकाला। उसका लिबास पूरी तरह भीग कर जिस्म से चिपका हुआ था। वह अब भी बेहोश थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो जल्दी और हीटर भी ऑन कर दो, चौकीदार को हिदायत देते वह उसे लिए तेजी से अंदर बढ़ा था। बाहर बरसते तूफानी बारिश में अब कुछ कमी आई थी, मगर ठंड हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे यूं ही बाहों में उठाए वह फार्म हाउस के बीच वाले हिस्से को पार कर अंदरूनी कमरों की तरफ गया। यह उसका मास्टर बेडरूम था जो हमेशा तैयार रहता था। चौकीदार अस्कर लाला जानता था कि साहब कब आए और उनके मूड को संभालना उसके बस से बाहर है, इसलिए वह यह कमरा हमेशा साफ रखता था। अभी भी जब उसने दरवाज़ा खोला तो अर्शमन खानजादा के माथे पर परेशानी उभर आई। क्या कोई और कमरा तैयार नहीं है? एक ही कमरे में तो नहीं रह सकते ना मैं और यह दोनों। वह झुंझलाया। चौकीदार ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। साहब जी, आपने आने की कोई खबर नहीं दी। बारिश की वजह से सारे मुलाजिम छुट्टी पर हैं, इसलिए बाकी कमरों की सफाई नहीं हुई। सिर्फ यही कमरा आज मैंने साफ किया था। चौकीदार की बात पर वह झल्ला कर अंदर की तरफ मुड़ा। चौकीदार का दिल बहुत चाहता था कि वह पूछे, साहब और इस लड़की का क्या रिश्ता है, मगर कुछ देर पहले वाली उसकी नज़र याद करके चुप रहा। अर्शमन खानजादा ने उसे बेड पर लिटाया। एक हल्की सी सिसकी अरमीना के होंठों से निकली। प्लीज़ ताईजान, दरवाज़ा खोल दें, मुझे डर लग रहा है, वह टूटी फूटी आवाज़ में बोली। कुछ लफ्ज़ अर्शमन की सुनवाई से टकराए। वह भारी सांस लेकर पलटा। उसे इस कमरे में इस लड़की के साथ रात गुजारनी थी और यह करना उसकी मजबूरी थी। उसे यह जंग जीतनी थी और जीतने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। चौकीदार को वापस भेज दे उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और हीटर ऑन करने लगा। कमरे में गर्माहट फैलने लगी तो अरमीना के चेहरे का रंग वापस आने लगा। नीले पड़े होंठ अपने असली रंग में आए तो अर्शमन ठिठक कर उसे देखने लगा। वह बेहद हसीन थी, इतनी हसीन कि कुछ लम्हों तक वह अपनी नज़र हटा नहीं सका। उसके कपड़ों से नज़रें चुराते हुए वह पलटा बाहर फैली। रात और अंदर फैली खामोशी उसके दिल में अजीब हलचल पैदा कर रही थी। क्या हो गया है मुझे? मैं भी एक आम आदमी की तरह सोचने लगा हूँ। जानता हूँ ये जवान और खूबसूरत लड़की है और इस वक्त मेरे और इसके बीच कोई नहीं, और सबसे बड़ी बात यह मेरे दुश्मन के घर की है। मैं चाहूँ तो इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ जीतने के लिए? और हथकंडे भी अपनाए जा सकते हैं। खुद को काबू में करते वह खिड़की की तरफ जाकर खड़ा हो गया, मगर नज़र फिर उस पर जा पड़ी। यह अगर इसी तरह गीले कपड़ों में सोई रही तो सुबह तक बीमार हो जाएगी। मुझे इसके कपड़े बदल देने चाहिए, दिल सख्त कर। वह आगे बढ़ा और अलमारी से एक ट्राउज़र और टी शर्ट निकाली। यह उसके नाप की थी, मगर अरमीना को काफ़ी ढीली होती, मगर उसे उन गीले चिपके हुए कपड़ों से तो निजात मिल जाती। बेड पर कपड़े रखते हुए वह आहिस्ता से उसके साथ बैठा। इन्हें उतारूं कैसे? अरमीना की सीट को देखकर वह बेइख्तियार झुंझला गया था। इतने भारी भरकम लंबे चौड़े कपड़े पता नहीं ये लड़कियां पहनती कैसे हैं। वह चिढ़कर वापस उठ खड़ा हुआ था। सारी हमदर्दी हवा हो गई। उसे बेइख्तियार खुद पर गुस्सा आने लगा था। मरती है तो मरे, अच्छा है, एक दुश्मन ही कम होगा ना। मैं बेवजह क्यों इतना हम्बल हो रहा हूँ? खुद को झाड़ते हुए वह पलटकर खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया था। रात धीरे धीरे गुजरती रही। बाकी के वक़्त उसने जानबूझकर कोशिश की थी कि वह फिर पीछे की तरफ न देखे। न जाने कितना वक्त गुजरा जब उसे पीछे से हल्की सी कराह की आवाज़ सुनाई दी। रात अभी कुछ हद तक बाकी थी। अर्शमन खानजादा ने पलटकर देखा। वह जाग रही थी और जागते हुए हैरानी से इधर उधर देखकर यह जानने की कोशिश कर रही थी कि वह किस जगह पर है। मैं कहाँ हूँ? आप कौन हैं? अर्शमन खानजादा पर नज़र पड़ते ही उसका रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद पड़ गया। वह बेख्तियार बेड से उठ खड़ी हुई। नज़र अपने कपड़ों तक गई। एक पल को उसे इत्मीनान हुआ, मगर अगले ही पल उसका हलक सूख गया। कौन हैं आप? मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? क्या ताईजान ने आपको भेजा है? वह मुश्किल से बोलती हुई दरवाजे और फिर अर्शमन खानजादा की तरफ देखने लगी, जो गहरी नज़रों से उसके वजूद का जायज़ा ले रहा था। आप मेरे फार्म हाउस पर हैं मोहतरमा, और मुझे किसी ने सोशल सर्विस करने के लिए नहीं भेजा। मैं तुम्हें खुद यहाँ लाया हूँ, अगवा करके। इस वक्त तुम मेरी कायद में हो। वह इत्मीनान से कहते हुए पैंट की जेबों में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो गया। अरमीना की रंगत जर्द पड़ गई। अगवा? लेकिन क्यों? मुझे क्यों अगवा किया आपने? वह कांपते होंठों से मुश्किल से बोली। उसे याद आया, बरसती बारिश में वह घर के बाहर अकेली थी। फिर वह चलने लगी और एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। कहीं आप वही गाड़ी वाले तो नहीं? वह लड़खड़ा गई। उसे जोरदार चक्कर आया। अर्शमन ने हाथ आगे बढ़ाए, मगर फिर न जाने क्या सोचकर अपने हाथ वापस खींच लिए।
जी हाँ, मैं वही हूँ। मेरा नाम अर्शमन खानजादा है। शायद तुम्हारी उस बड़ी कोठी में मेरे नाम की गूंज अक्सर सुनी होगी। मेरी नहीं तो मेरे बाप के नाम को तो सुना ही होगा। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे ताया की रातों की नींद हराम कर रखी है। बहुत हिसाब बाकी है तुम्हारे ताया की तरफ मेरे। और देखो किस्मत मुझ पर कैसे मेहरबान हुई। सारे हिसाब चुकता करने का मौका मिल गया। वह दिलचस्पी भरे अंदाज में बोल रहा था। अरमीना को उसका लहजा लहू उतरता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह एक अजाब से निकलकर दूसरे अजाब में फंस गई थी। उसने बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा। उसे पता था यही सब होगा। इतनी रात में घर से बाहर रहने वाली लड़कियों के साथ यही होता है। काश ताई जान ने दरवाज़ा खोल दिया होता। उसने पलकें भींचकर आंसुओं को रोकना चाहा। अर्शमन उसे ठहरा सा देख रहा था। क्या करेंगे आप मेरे साथ? प्लीज़ मुझे जाने दें। अगर आपको लगता है कि मेरे बदले आप ताया जान से पैसे ले सकते हैं तो यह आपकी भूल है। वह मेरे बदले 1 रुपया भी नहीं देंगी। अगवा बराए तावान कहने पर तो वह आपको हुक्म देंगी कि मुझे गोली मार दें, क्योंकि मैं उस घर की सबसे फालतू चीज़ हूँ। वह अपने हाथ मसलते हुए बोली। अर्शमन ने ठिठक कर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पैसे के लिए लाया हूँ? उसकी आवाज़ में बेयकीनी उतर आई। अरमीना ने बड़ी आंखों से उसे देखा। तो फिर और क्यों? उसकी आवाज़ में डर था। अर्शमन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मतलब तुम्हें मेरी शक्ल से लगता है कि मैं कोई गरीब हूँ? ये फार्म हाउस मेरा है। ऐसे 2 और भी मेरे हैं। इस शहर के 2 बड़े बिजनेस में से एक मेरा है। ये कपड़े देखो, इम्पोर्टेड। जूते देखो, इम्पोर्टेड। तुम्हें मैं गरीब लगा? उसे अजीब सा सदमा लगा। अरमीना यूं ही अविश्वास से उसे देखती रही। वह कौन था? क्या चाहता था? उसने कहा कि उसके घर में उसका नाम सुना गया था, मगर यह झूठ था। उसने कभी उसका नाम नहीं सुना। वह कोई इतनी अहम नहीं थी कि घर वाले उसके सामने ऐसे मामले डिस्कस करें। तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? प्लीज़ सुबह होने से पहले मुझे घर भेज दें। अगर मैं वापस नहीं गई तो ताई जान कहेंगी कि मैं घर से भाग गई हूँ। वह बोलते अचानक लड़खड़ा गई और बेड पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्शमन ने उसे देखा। तुम रात को सड़क पर अकेले क्यों थीं? उसने पूछा। अरमीना ने चेहरा उठाया। क्योंकि ताई जान ने मुझे घर से निकाल दिया था। उनकी अलमारी से कुछ पैसे चोरी हो गए थे। चूंकि मैं उस घर में मुफ्त में रहती हूँ, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, तो उनकी बेटी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि पैसे बेनी ने चुराए थे। मैंने खुद उसे देखा था। मोहम्मद हम आवाज़ में बोली थी। अर्शमन खानजादा ने बेबसी से अपने सिर पर हाथ मारा। ये कैसे उठा लाया हूँ मैं? ये तो दुखों की मारी कोई मजबूर आत्मा है। अपने साथ साथ मुझे भी रुलाएगी। उसने झुंझलाहट भरी नज़र सामने बैठी लड़की पर डाली, जिसे अब अपने भीगे हुए वजूद का एहसास हो चुका था। इसलिए उसने अपने दोनों बाजुओं को अपने चारों तरफ लपेटते हुए खुद को छिपाने की कोशिश की। तुम उनके घर में क्यों रहती हो? तुम्हारे माता पिता का इंतकाल हो गया है, तुमने बताया था। हाँ, मुझे याद आया। सरमद अली शाह के छोटे भाई अहमद अली शाह हादसे में इंतकाल हो गया था। अर्शमन खानजादा की आवाज़ में हल्का सा अफसोस उतर आया। अरमीना की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उसने अपना रुख मोड़ लिया। ताया जान का कहना है कि मरने से पहले बाबा जान ने मुझे उनके सुपुर्द किया था, इसलिए वे मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर लाए। उसके अंदाज में कड़वाहट थी, दर्द था। अर्शमन ने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वह रात के सन्नाटे में उसे बरसती बारिश में अकेला मिला था। वह सच भी कह सकती थी और झूठ भी, लेकिन उसके पीले होते चेहरे से मालूम हो रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही। अर्शमन ने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। उसने अपने गले में एक नई मुसीबत डाल ली थी। अगर सच में यह लड़की उस घर वालों के लिए इतनी ही गैर अहम थी, तो फिर उसे यहाँ लाकर उसने गलती ही कर दी थी। उसके बदले वह सरमद शाह से क्या कहलवाता, लेकिन वह भी कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इतनी आसानी से पीछे हट जाता। ठीक है, अगर तुम्हारे घर वाले इतने ही जालिम हैं तो फिर लौटने के लिए क्यों तड़प रही हो? बेड पर कुछ कपड़े रखे हैं, बदल लो। पसंद न हो तो अलमारी में से कुछ और निकाल लो। वैसे तो ये मेरा कमरा है, लेकिन इतनी शराफत है मुझमें कि जब यहाँ एक अनजान लड़की रह रही है तो मैं कहीं और ठहर जाऊंगा। सुबह हो रही है। फिलहाल तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें अगवा कर चुका हूँ और इस वक्त तक तो तुम्हारे घर वालों को पता भी चल गया होगा। मैं खेल के तौर तरीके बदल दूंगा। तुम उनके लिए चाहे जितनी गैर अहम हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं तुमसे अपना मतलब निकलवा कर ही रहूंगा। संगीन लहजे में कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगा। अरमीना एकदम से उठी। खुदा के लिए मुझे यहाँ मत रखिए, मुझे वापस जाना है प्लीज़। मैंने कहा ना, मेरे बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा। वह लोग तो मुझे बदनाम करने पर तुले हैं। आप हैं कौन? मैं आपको जानती तक नहीं। वह उसके पीछे दरवाजे तक भागी। दरवाज़ा बंद करते हुए अर्शमन पलटा। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। रिलैक्स करो। कुछ करने के लिए नहीं लाया मैं तुम्हें। जो करना होगा मैं खुद कर लूँगा।
अब चूंकि तुम मेरे गले पड़ ही गई हो तो कुछ दिन यहाँ रहो। इतना अच्छा फार्म हाउस है, घूम फिर लेना, एंजॉय कर लेना, लेकिन बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जानती हो, मैं जितना ठंडा मिजाज हूँ उतना ही गर्म भी। मेरा दिमाग उलट जाता है अगर कोई लड़की मेरी बात ना माने। तुम्हारे ताया के साथ मेरे पुराने हिसाब हैं, वह चुकता करने हैं, और अब उसमें तुम मेरी मदद करोगी। चाहे उनके लिए तुम गैर अहम हो, लेकिन मुझे तुम्हें इस्तेमाल करना आता है। सख्त लहजे में कहकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। अरमीना ने बेबसी से कमरे में नजर दौड़ाई। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, खिड़की भी बंद थी। सारी आजमाइशें मेरे लिए ही क्यों? उसने अपने सिर को दोनों हाथों में थामकर रोना शुरू कर दिया। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। सरमद अली शाह के शहर से लौटते ही ताई जान ने कोठी में कोहराम मचा दिया। रात के अंधेरे में जाने किसके साथ भाग गई है? मैं तो पहले ही कहती थी, तुम्हारे भाई की यह बेटी घर में रखने लायक नहीं। वे जर उगलती रहीं। नौकर खामोश थे, कोई सच नहीं बोल सका। नेल पेंट लगाती बंश ने मुस्कुराकर कहा, कमाल है अम्मा जान, ऐसा खेल भी खेल सकती हैं आप। अच्छा हुआ उस छिपकली से जान छुट गई, हर वक्त उसे देखकर कॉम्प्लेक्स होता था। घर में खुशी थी कि अरमीना चली गई। सिर्फ सरमद अली शाह का खून खौल रहा था। उसे मोहब्बत नहीं थी उससे, बल्कि नफरत। उसका बस चलता तो वह खुद अपने हाथों से उसका अंत कर देता। और एक और शख्स था जिसे अरमीना के हाथ से निकल जाने पर बहुत पछतावा था। ये ताईजान का बेटा उस्मान अली शाह था, जिसने अरमीना की जिंदगी जहन्नम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले ही हाथ साफ कर लिया था और फिर भी किसी चीज का इंतजार किए जा रहा था। मैंने अच्छी भली लड़की हाथ से निकलती देखी। पता नहीं कौन उसके साथ अयाशी कर रहा होगा। सिगरेट होंठों में दबाए वह उस खबासती अंदाज में सोचता जा रहा था, और वह सब कुछ से बेखबर उस फार्म हाउस के कमरे में बंद दरवाजे के पास सिर टिकाए रो रही थी। अर्जुमन खानजादा ने अपनी गाड़ी खानजादा पैलेस के सामने रोकी तो एक पल के लिए उसकी आंखों में कसक सी आई। सर झटकते हुए वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। उसे पता था शर्मीन बेगम बेचैनी से उसका इंतजार कर रही होंगी। कहाँ थे तुम? कल रात तुमने कहा था कि एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, शहर जा रहा था, फिर कोई खबर ही नहीं आई। शर्मीन बेगम उसे देखते ही नाराज हो गईं। अर्जमन ने आगे बढ़कर मां की गर्दन में बाहें डाल दीं, पर उन्हें क्या पता था कि वह तो दोस्त तक पहुंचा ही नहीं था, बल्कि रास्ते में ही उसे एक दुश्मन मिल गया, जिसे उस समय वह फार्म हाउस में बंद करके ला रहा था। बस वापस आ गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कहीं गुम हो जाऊंगा? वह शरारत से पूछ रहा था। शर्मीन बेगम मुस्कुरा दी। शादी कर लो अर्जमन, आखिर कब तक मुझे इंतजार कराओगे? 30 साल के हो रहे हो। शादी के जिक्र पर हमेशा की तरह उसके मुस्कुराते होंठ सूख गए। दूर हटकर मेज पर रखे जग से गिलास में पानी डालने लगा। शादी माँ जान, मगर उससे पहले बहुत ज़रूरी काम करने हैं। मैंने आपसे कहा था, मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। बदला लिए बिना मैं अपना घर नहीं बसाऊंगा, अपनी खुशियों पर ही जिंदगी शुरू नहीं करूंगा। उसकी आवाज़ में ऐंठन थी, उसका लहजा जल रहा था। शर्मीन बेगम ने गहरी सांस ली। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अर्जमन सरमद अली शाह से टकराना मत लेना। वह बहुत खतरनाक आदमी है, पूरा परिवार उसके साथ है। तुम्हारे पिता ने भी तो यही किया था। वह अकेले थे, धन और ताकत उन्हीं के पास थी, मगर वे बेजमीर नहीं थे। शायद इसलिए आज वे माटी के नीचे सो रहे हैं। मुझे तुम्हें देखकर डर लगता है, और तुम में भी वही बहादुरी है। कहीं सरमद अली शाह तुम्हारे साथ भी वही सब न कर दे। उन्होंने डरकर सीने पर हाथ रखा। अर्जमन मुड़ा तो उसकी काली आंखें चमक रही थीं। वह ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, क्योंकि मैंने इंतकाम लेने के लिए उसी का तरीका अपनाया है। सरमद अली शाह ने पापा को झूठे केस में फंसाया और देश भर में उन पर कलंक लगाया, फिर पापा को कार हादसे में मारवा दिया। मैं वह दिन नहीं भूल सकता। मैं पापा के साथ ही था। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब पापा कार चला रहे थे तो उन्हें सरमद अली शाह की कॉल आई थी। वह हंस रहा था और पापा से कह रहा था कि जो कुछ उसने चाहा वह करवा लिया। इस पूरे देश में सरमद अली शाह को टक्कर देने वाला सिर्फ पापा ही थे, और आखिरकार सरमद अली शाह ने पापा को भी रास्ते से हटा दिया। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं मैं उस हादसे में कैसे बच गया, पर यह तय है कि जब तक मैं सरमद अली शाह को उसके किए का स्वाद नहीं चखाऊंगा, जिंदगी की कोई खुशियां मेरे लिए मायने नहीं रखती। वह ठंडे अंदाज में कहकर पलटकर सोफे पर बैठ गया। शर्मीन बेगम की आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने अपने पति तो खोया ही था, पर उस हादसे के बाद उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया था। यह वही जिंदा दिल अर्जमन खानजादा नहीं था जो बेवजह हंसता करता था। ये तो कोई सख्त दिल इंसान बन चुका था जो हंसना ही भूल गया था। गहरी सांस लेते हुए वह उठकर चली आईं। जानती थीं कि अर्जुमन को उसके किए फैसलों से रोकना उनके बस में नहीं है। अगर उसने बदला लेने की ठान ली है तो वह बदला लेकर ही रहेगा। सरमद अली शाह की भतीजी गुम हुई है।
निश्चय ही अखबारों और मीडिया ग्रुप्स में हंगामा मच गया होगा। अब तक तो एक तमाशा लगना चाहिए था, पर सोच में पड़े हुए अर्जमन खानजादा ने सामने दीवार पर टंगी टीवी ऑन की। काफी देर तक वह चैनल बदलता रहा। खबरें, राजनीति, मौसम, हर चीज पर नजर डाली तो उसे हैरानी हुई कि कहीं भी सरमद अली शाह की भतीजी के गुम होने की कोई खबर नहीं है। क्या वह इन सब के लिए इतनी ही अनमोल नहीं है? अर्जमन खानजादा ने जेब से मोबाइल निकाला और कुछ नंबर डायल किए। वह अंदरूनी तौर पर जानकारी हासिल करना चाहता था, पर उसका ख्याल यहाँ भी गलत साबित हुआ। शहर भर के किसी थाने में उस लड़की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, जिसके खो जाने पर कोई परेशान हो। अर्जमन खानजादा के चेहरे पर हैरानी फैल गई। अनजान सा क्यों उसके दिल में इस नाजुक सी लड़की के लिए सहानुभूति आ रही थी। क्या वह रिश्तों से उतनी ही वंचित है जितनी मैं? वह कल रात से गायब है और अब दिन का उजाला फैल चुका है, फिर भी किसी को उसके गुम होने की खबर नहीं है। उससे पछतावा सा होने लगा। हरी आंखों वाली वह मासूम सी परी उसकी नजरों के सामने लहराई तो वह एकदम बेचैन हो उठा। जेब से मोबाइल निकालता है। उसने फार्म हाउस के चौकीदार को नंबर मिलाना चाहा, पर उससे पहले ही फोन बज गया। फोन करने वाला फार्म हाउस का चौकीदार ही था। अर्जमन खानजादा ने फोन कान से लगाया। सर, मुझे माफ़ कर दें, मगर वो लड़की भाग गई, मुझे नहीं पता कैसे, पर वह पूरे फार्म हाउस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। चौकीदार की घबराई हुई आवाज़ पर वह बेइख्तियार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। क्या कह रहे हो? कैसे भाग गई इतनी सुरक्षा के बीच में? और तुम क्या कह रहे थे? सो रहे थे क्या कि वह नाजुक सी लड़की तुम सबको चकमा देकर वहां से भाग गई? टेबल से चाबी उठाते वह तेजी से बाहर निकला। किसी मतलब का था। उसके माथे पर पसीना नजर आने लगा था। कुछ ही पल पहले तक जिसे लेकर वह सहानुभूति महसूस कर रहा था, अब वही उसके लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। अगर वह लड़की वहां से फरार होकर सरमद अली शाह तक पहुंच जाती और उसे बता देती कि उसे अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जमन खानजादा ही था, तो उसका पुराना दुश्मन निश्चित रूप से एक नई जंग छेड़ देगा, और वह सतर्क तरीके से खेलना जानता था, कोई भी सबूत दिए बिना। और यहाँ तो उसका एकमात्र सबूत आज़ाद घूम रहा था। तेजी से गाड़ी निकालते हुए वह चौकीदार पर गौर कर रहा था। चौकीदार ने उसे जो कुछ बताया, अर्जमन खानजादा उसे सुनकर दंग रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ वही नाजुक सी लड़की कर रही थी जो कल रात पीट पीट कर रो रही थी। सर, वो लड़की कमरे से बाहर आकर मेरे पास आई जब मैं फार्म हाउस के लॉन में गोदी कर रहा था। लड़की ने मुझसे कहा कि उसे पानी पीना है और कमरे की फ्रिज में पानी नहीं है। मैं हैरान होकर उठा और तभी उसने मेरी आंखों में कोई स्प्रे कर दिया। शायद कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम था, जिससे मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैं एक पल के लिए घबरा गया और उसी घड़ी उसने फायदा उठाकर खुले दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गई। मैंने आपसे कहा था ना कि तेज तूफानी बारिश की वजह से कोई कर्मचारी फार्म हाउस में मौजूद नहीं है। मैंने सबको फोन कर बुला भी लिया था, पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। सुबह का धुंधलका था, इतना ज्यादा उजाला भी नहीं था। मैंने दूर तक उसे ढूंढा, पर वह पता नहीं किन पेड़ों में कहाँ गायब हो गई। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते अर्जमन खानजादा ने अपने आप को कोसा कि जब उसने फार्म हाउस में उस लड़की को आज़ाद छोड़ने की बात की थी, अपनी रहमदिली के कारण उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। अरमिना ने उस फार्म हाउस से बाहर निकलते ही सुकून की सांस ली। आंधियां झोंके के बीच, पेड़ों के बीच दौड़ती उसने कोशिश की कि वह सड़क पर न पहुंचे। वैसे भी उस फार्म हाउस के सामने सड़क का कुछ हिस्सा ही पक्का था। उसके बाद तो धान मिट्टी में अंटा हुआ कच्चा रास्ता रहता था। न जाने वह कितनी देर तक भागती रही। उसे अपने घर जाना था, वह घर जहां से भले ही नज़दीक न हो, पर उसके अपने लोग तो मौजूद थे। वहां कोई उसे अपने बदले का निशाना बनाने के लिए बैठे नहीं थे। वह उसके ही खून के रिश्तेदारों का घर था। अरमिना जानती थी कि उसे वहीं पनाह मिलेगी। भागते भागते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसने समझदारी दिखाई। फार्म हाउस से निकलने से पहले उसने अपने कपड़े बदल लिए थे, इसलिए अब कोई उसे देखकर शक नहीं कर सकता था। रास्ते में उसने हिम्मत करके एक गाड़ी वाले से लिफ्ट ले ली। गाड़ी वाले के सैकड़ों सवालों के जवाब में भी उसने अपने होंठों पर चुप्पी साधे रखी। शायद यही उसने समझ रखा था कि फार्म हाउस में रात को लाई जाने वाली लड़कियों में से एक वह भी है जो अभी अपने घर वापस जाना चाहती है। अच्छा किस्मत थी कि गाड़ी वाले ने अरमिना के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की और शहर में उसे उतार दिया। जिस वक्त वह ताया जान की उस बड़ी सी कोठरी के सामने पहुंची, पेड़ों के बीच सन्नाटा था, वही शांत जो अक्सर रहती थी। कोई हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं, और मेना के दिल को कुछ हुआ क्या? किसी को इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं कल रात से घर से गायब थी? अरमिना ने आसमान की तरफ आंखें उठाईं। शाम एक बार फिर रात में बदलने की तैयारी कर रही थी। वह घर से निकले काफी घंटे बीत चुके थे। अब तक तो किसी को कोई फर्क पड़ना चाहिए था। दिल कड़ा करके वह आगे बढ़ी।
कोठरी के बाहरी गेट पर ताया जान दिखाई दिए, अपने उसी करिश्माई और घमंड भरे अंदाज में गार्ड से कुछ बातें करते हुए। अरमिना का दिल कांप उठा। ताईजान का गुस्सा एक तरफ पर फिलहाल ताया जान का सामना वह नहीं कर सकती थी। उसे पता था यह कबीला इज्जत के मामले में कितना सख्त दिल है। अगर वे खड़े खड़े उसे गोली मार देते तो उसे आश्चर्य न होता। उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि रात को ताया जान ने उसे झूठे इल्जाम के तहत घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे ताया जान से बात करनी चाहिए, मैं उन्हें बताऊंगी कि आखिर आप ही ने तो मुझे घर से निकाला था। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब उन्हें बताऊंगी। वह धीरे धीरे मुड़ी और कोठी के पीछे हिस्से की तरफ चली आई। अंदर जाने का दूसरा रास्ता भी था। छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते उसे किसी ने नहीं देखा। कोठी में असामान्य सन्नाटा था। ताया जान के कमरे की तरफ जाने के लिए उसे राहदारी से गुजरना था। राहदारी में कदम रखते ही वह कुछ ही दूरी चली थी जब अचानक वह चौंक कर पलटी। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसका शक सही था। ठीक उसके पीछे उस्मान अली शाह खड़ा था। चेहरे पर मकरूह मुस्कान सजाए, आंखों में हमेशा वाली चमक लिए उसने आगे बढ़कर अपना हाथ अरमिना के होठों पर दबा दिया था। देखो तो जरा, कौन वापस आया है? पूरी रात घर से बाहर रंगरलियां बनाने के बाद आखिरकार तुम्हें घर की फिक्र हो ही गई। अरमिना को उसकी अपनी पकड़ अपने वजूद में चुभती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उस्मान शाह की पकड़ उस पर और मजबूत हो गई। देखो तो पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अब अगर तुम घर आई तो तुम्हें सीधा सीधा गोली मार देंगे। वैसे तुम गई किसके साथ थी? हाँ, जो लेकर गया था वही छोड़ गया है। मेरे साथ तो नरमी दिखाते हो, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती होगी। बाहर अपना सब कुछ खुशी खुशी दान कर आई हो ना? वह उसके ऊपर झुककर मकरूह अंदाज में कह रहा था। अरमिना को सांसें रुकती हुई सी महसूस हुई। एक बार उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, पीछे से आना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। ताया जान, बीनश के अलावा आखिर वह उस शख्स को कैसे भूल सकती थी जिसने हमेशा उसे परेशान किया था। पिछले 4 सालों में कोई ऐसा मौका नहीं आया जब उस्मान अली शाह ने अपनी नापाक नज़रों से उसे दागदार न किया हो। वह हमेशा मौका की तलाश में रहता था कि कब किस वक्त फ़ायदा उठा ले। कभी उसे हाथ से छू लेता और कभी कोई जोर जरब्त या गंदा शब्द कह देता। न मालूम कैसे अरमिना उसे भूल गई थी। एक झटके से उसने उस्मान अली शाह का हाथ अपने होठों से हटा दिया। मुझे छोड़ो, मैं ताया जान को सब कुछ बता दूंगी, मुझे जाने दो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर उस्मान ने एक बार फिर उसे अपनी पकड़ में लेते हुए अपना हाथ सख्ती से उसके होठों पर जड़ा। चिल्लाने की कोशिश मत करो, लोगों के लिए तो वैसे ही तुम गायब हो चुकी हो। थोड़ा सा फायदा मेरा कर दो, क्या होगा तुम्हारा? तुम जैसी लड़कियों के तो न जाने कितने बॉयफ्रेंड होते हैं जो आधी रात को घर से गायब हो जाती हैं। मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड ही समझ लो। वह उस पर झुका था और अरमिना के होठों से एक दिलखराश चीख निकली, मगर वह चीख किसी के कान तक न पहुंच सकी। वह होठों में ही घुट कर रह गई। वह बुरी तरह से फड़फड़ा उठी और ठीक उसी पल जैसे किसी नदृश्य मसीहा की तरह उसकी मदद को कोई आया। एक जोरदार आवाज आई और किसी ने उस्मान अली शाह के सिर पर वार किया। जोरदार कराह के साथ सिर पर हाथ रखकर उसने पलटा। अरमिना ने धुंधली आंखों से देखा कि उस्मान अली शाह का हाथ रंगीन हो रहा था। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था, 6 फुट से ऊंचा। वही हुलिया, वही बाल, वही आंखें। उसके हाथ में लोहे की कोई रॉड थी जिस उसने उस्मान अली शाह के सिर पर वार किया था। वह अर्जमन खानजादा था। उसकी आंखों में ऐसे शोले भड़क रहे थे कि एक पल के लिए अरमिना को अपनी सुनवाई पर हैरानी हुई। वह यहाँ कैसे आया था? और अरमिना को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। आखिर वह आज़ाद क्यों नहीं थी? एक कैद से दूसरी कैद, एक जहन्नम से दूसरा जहन्नम, आखिर ये सब उसका नसीब क्यों था? चक्कर खाते, सिर को थामते उसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है? यह गरजती आवाज़ सुनकर अरमिना ने बेबसी से अपनी आंखें मिचीं। मौत अब उसके सामने थी। ये ताया जान की आवाज़ थी और सरमद अली शाह की आवाज़। लोहे की रॉड हाथ में थामे अर्जमन खानजादा ने सर उठाकर देखा। उसका दुश्मन उसके सामने था। नफरत की एक तेज लहर उसके अंदर दौड़ गई। वह यहाँ अरमिना का पीछा करते हुए आया था। वह जानता था कि वह इसी घर में शरण मांगेगी। यह उसका अपना घर था जिसे वह बेवकूफ़ समझती थी। वह उसके पीछे घर में दाखिल हुआ था ताकि उसे चुपके से वापस ले जा सके। इस बार सही इरादे से वह उसे अगवा करना चाहता था, मगर अंदर उस्मान अली शाह के हाथों उसका शोषण होते देखकर वह खुद को रोक न सका। अब उस समय उस्मान अली शाह मूर्छित हालत में ज़मीन पर पड़ा था। उसका खून फर्श पर बह रहा था और उसे मारने वाला अर्जमन खानजादा था। सरमद अली शाह ने इस दृश्य पर अविश्वास भरी नज़र डाली। तुम तो फ़ेरोज़ खानजादा के बेटे हो ना? अखबारों में बड़ा चर्चित रहता है। क्या तुम्हें अपने पिता की मौत का बदला लेने की दीवानगी ने अंधा कर दिया है? तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो?
वे परेशान होकर आगे बढ़े। उनकी नज़र ज़मीन पर पड़े अपने इकलौते बेटे पर पड़ी और सरमद अली शाह के चेहरे के भाव बदल गए। ये क्या किया है तुमने? मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की है तुमने। मैं तुम्हारी जान लूंगा, बदजात आदमी, जिस तरह तुमने तुम्हारे पिता के लिए हमारे घर में घुसकर मेरे बेटे पर हमला किया है। वे गरजते हुए आगे बढ़े थे और उस्मान खानजादा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटा था, न ही उसके चेहरे पर कोई डर दिखाई दिया। वह वैसे ही शांत और आश्वस्त खड़ा था। हाँ, अरमिना की दुनिया तो ऊपर नीचे हो रही थी। हाँ, मैं उसी का बेटा हूँ, उसी फिरोज खानजादा का, जिसके खून से तुम्हारे हाथ रंगे हैं। बदला लेना चाहता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें उसी हाल में पहुंचाना चाहता हूँ जिसमें तुमने मेरे बाप को पहुंचाया था, यानी कब्र की गहराइयों में। और देखो, आज किस्मत खुद मुझे यहाँ तक ले आई है। अपने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड जमीन पर फेंकता हुआ वह 2 कदम चलकर सरमद अली शाह के सामने आया था। सरमद अली शाह के चेहरे पर साफ घबराहट नजर आई। इस शख्स से वह कब से छिपता फिर रहा था। उम्र में आधा था अरशमन खानजादा, मगर कारोबारी हलकों में उसने उसे तिगनी का नाच नचाया हुआ था। सरमद अली शाह को अपनी शिकस्त साफ दिख रही थी। वह इतनी दिलेरी से उसके घर में खड़ा होकर उसे धमका रहा था। ये मेरा घर है और इस वक्त तुम मेरे घर के अंदर खड़े हो। एक आवाज पर सारे नौकर दौड़ते हुए आएंगे और तुम कब मरोगे तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। लेकिन इंतजार कौन करता है? सरमद अली शाह ने खबासत भरी मुस्कान के साथ अचानक अपने कोट की जेब में हाथ डाला। अरमीना की आंखें यकीन से फैल गईं। वह जानती थी उसका ताया हमेशा अपने पास बंदूक रखता था और इस वक्त उसने वही बंदूक निकाल ली थी। वह बेइख्तियार जमीन से उठी। नहीं ताया जान। वह नहीं जानती थी कि वह अरशमन खानजादा और अपने ताया के बीच क्यों आई, क्यों उसने उस शख्स को बचाना चाहा जिसने उसे कैद किया था। वह तो उससे भागकर यहाँ आई थी, तो फिर उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों कर रही थी? सरमद अली शाह की पिस्तौल से गोली निकली। निशाना अरशमन खानजादा था, मगर बीच में आने वाली अरमीना ने वह गोली अपने ऊपर ले ली। गोली उसके बाजू में लगी थी। एक चीख उसके होठों से निकली। सफ़ेद शर्ट खून से रंगीन होने लगी। बंद होती आंखों के साथ लड़खड़ाते गिरते हुए उसने देखा कि अरशमन खानजादा कैसे लपक कर उसके पास आया था। सरमद अली शाह ने बंदूक वापस जेब में डाली और जमीन पर पड़े अपने बेटे की तरफ देखा। वह ऐसा वक्त था जहां किसी को किसी का होश नहीं था। शायद वह कयामत की ही घड़ी थी। अरमीना को बाहों में उठाए अरशमन खानजादा घर की पिछली तरफ भागा था और सरमद अली शाह नौकरों की भीड़ को बुलाते हुए उस्मान अली शाह को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। वह अपने बेटे को बचाना चाहता था और अरशमन खानजादा अरमीना को, जो उसकी कुछ नहीं लगती थी, मगर फिर भी वह उसकी जान के लिए फिक्रमंद था। खून बह रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। कैसा इंतकाम? कहाँ का इंतकाम? वह सब भूल चुका था। अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर अरमीना को लिटाते हुए उसने तेजी से गाड़ी अस्पताल की तरफ दौड़ा दी। क्यों आई तुम मेरे रास्ते में? तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा ताया कभी मुझ पर गोली नहीं चला सकता था। वह केवल मुझे डराना चाहता था। वह जानता था मेरी मौत की सूरत में उसे कितनों को जवाब देना होता। स्टेयरिंग पर मुक्का मारते हुए वह बड़बड़ा रहा था। अरमीना को लगी गोली सीधा पुलिस केस थी और अगर अरशमन खानजादा के ऊपर तक रिश्ते न होते तो उसे इलाज मिलना इतना आसान न था। कुछ घंटों में ही गोली निकालकर उसे खतरे से बाहर बता दिया गया। आईसीयू के बाहर टहलते अरशमन खानजादा ने महसूस किया कि उसके वजूद में एक अजीब सा सुकून फैल रहा है। क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं इस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ? कौन है वह? मैं उसे अगवा करके लाया था। मैं उसके जरिए सरमद अली शाह से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। और मैंने क्या किया? मैं तो उल्टा उसे बचा रहा हूँ। वह बेज़िया बेबसी की आखिरी हद पर था। उसी वक्त उसे अपने करीबी आदमी का फ़ोन आया। सर, सरमद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है। वह आप पर अपनी भतीजी के अगवा और कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाने वाला है। आपकी साख को भारी नुकसान होगा। ये आदमी इज्जत के काबिल नहीं है। इसके साथ वही होना चाहिए जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर अरशमन खानजादा ने होंठ भींच लिए। फैसला करने का वक्त आ पहुंचा था। उसने अरमीना को बाहर सुरक्षित अपने घर पहुंचाने का हुक्म देते हुए अपनी बाकी की हिदायतें पूरी की थीं। सरमद अली शाह के बारे में हिदायतें ये थीं कि उसे वह सबक सिखाओ जो बरसों से मैं सिखाना चाहता था, मगर हमेशा मेरी तहजीब आड़े आ जाती थी। लेकिन अब वह देखेगा कि दुश्मन खानजादा का बदला कैसा होता है। सरमद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उसके खिलाफ सारे केस खुल गए थे। फ्रॉड, फिरोज खानजादा के कत्ल का मुकदमा और कई दूसरे जुर्म। अरशमन खानजादा ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की थी और जवाब में सरमद अली शाह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वह यह भूल गया था कि अरशमन खानजादा नए दौर का खिलाड़ी था और उसके पास अक्ल और दिमाग दोनों थे। उसने सरमद अली शाह को कानूनी झंझटों में फंसाकर और उसकी हर डील में दखल देकर सिर्फ 2 दिनों में उसे कंगाल कर दिया था।
कभी जो मुल्क का बड़ा बिजनेस टाइकून था, अब पुलिस उसकी और उसके बेटे उस्मान अली शाह की हथकड़ियां लगाकर उसे ले जा रही थी। कोठी में कोहराम मचा हुआ था। दाईं जान ऊंची आवाज में अरमीना को बद्दुआएं दे रही थी कि उसके आशिक ने ये सब किया है। वहीं दूर कार में बैठा अरशमन खानजादा ये सब देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। ये सब उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उसने कार मोड़ ली और एक फैसला कर लिया। वह इस देश को छोड़ देगा, क्योंकि वह जानता था कि सरमद अली शाह वापस आएगा और फिर वही जुल्म दोहराएगा, और वह अपने प्रिय लोगों को फिर तकलीफ में नहीं देख सकता था। वह जानता था कि वह यह सब अब इसलिए सोच रहा था क्योंकि उसे अरमीना की परवाह थी। जब अरमीना की आंख खुली तो वह एक आलीशान कमरे में थी। सफ़ेद चादर, महंगा फर्नीचर और उसके बाने हाथ पर प्लास्टर था। यादें झटके से दिमाग में उभरीं। तभी कमरे में शर्मीन बेगम दाखिल हुईं। उठो अरमीना, शुक्र है तुम होश में आ गई हो। 3 दिन तक बेहोश रही तुम। चोट से ज्यादा सदमे का असर था। अरमीना ने हैरानी से उनका चेहरा देखा। मैं अरशमन की माँ हूं और तुम हमारे घर पर हो, उन्होंने नरमी से कहा। तभी दरवाज़ा खुला और अरशमन कौदमों की नरमी से अंदर आया। अब कैसी तबीयत है? उसने धीमे से पूछा। अरमीना की आंखों में दर्द था। उसने कहा, मुझे किसी दारुल उलूम या यतीम खाने भेज दीजिए। मैं बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे ताया जान ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरा कोई नहीं। उसकी आवाज़ कांप गई। शर्मीन बेगम चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। यह फैसला दोनों को खुद करना था। अरशमन उसके सामने बैठा, उसके सफ़ेद हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुमने क्यों सोच लिया कि तुम्हारा कोई घर नहीं? जिस वक़्त तुमने मेरी जगह व गोली खाई थी, क्या उस वक़्त यह तय नहीं हो गया था कि हम एक दूसरे के क्या हैं? वह धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला, सरमद अली शाह जल्द वापस आएगा, इसलिए मैं तुम और अम्मा जान को लेकर इस मुल्क से जा रहा हूं। मैं किसी को खोना नहीं चाहता। अरमीना ने भीगी आंखों से उसे देखा। क्यों वह इतना अपना लगता था? अरशमन मुस्कुराया। अम्मा जान और मेरी होने वाली बीवी जो मेरे सामने बैठी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने उसके सिर की चोट की तरफ इशारा करते हुए हल्की शरारत से कहा। अरमीना के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जरूर करूंगी, लेकिन मुझे दोबारा कभी अगवा मत करना। अरशमन हंसा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूंगा, फिर अगवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उस पल जैसे दिलों में फूल खिल उठे थे।